हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। और हम लोग इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो आज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये लेक्चर नंबर 1 है। सो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड। यानी कि हम लोग बैलेंस ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये क्या है? एक अकाउंट है जिसमें हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अपने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हाईलाइट कर देते हैं। ये क्या है? एक अकाउंट है और ये क्या रिकॉर्ड करता है? ट्रांजेक्शन करता है रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शन में किस चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं अकाउंट क्या होता है, तो यानी और ट्रांजैक्शन भी जानते हैं आप लोग क्या होता है, मगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। अगर ये एक अकाउंट है और ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करता है तो ये किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बात करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? तो आइए हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि जो हमारी होम करेंसी होती है, यानी हमारी कंट्री की जैसे बात करते हैं, हमारी कंट्री की करेंसी क्या है? रुपीस है। तो यानी रुपीस के अलावा जितनी भी करेंसी है वो क्या है हमारे लिए? फॉरेन करेंसी है। और उसको जब एक्सचेंज करें तो फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि वो सब क्या हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि करेंसी यानी हमारी होम करेंसी के अदर देन ना, यानी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, यानी क्या बोला है कि जो करेंसी हमारी डोमेस्टिक करेंसी या होम करेंसी से अलग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा चैप्टर है, अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा पार्ट 1 क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। एक हमारा ये क्या पार्ट है? फॉरेन एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्या हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट है। यानी पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 हमारा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। और पार्ट 2 क्या हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 क्या हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज आपको पता है कि जो हमारी होम करेंसी होती है उसके अलावा जो अदर कंट्री की करेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड, यानी जिस रेट पे हमारा फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग $1 से हम लोग को क्या करना है? अगर हमको $1 चाहिए तो हमको होम करेंसी से क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमको $1 के बदले होम करेंसी को कितनी देनी पड़ेगी? अपनी 65 देनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल, अभी करंट का नहीं है, करंट तो हमेशा बदलता रहता है इसका। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया कि $1 के बदले हमारा क्या है? ₹65 है। तो यानी कि अगर हमको $1 चाहिए तो हमको कितना रुपीज देना पड़ेगा उसके बदले? अपनी 65 रुपीज देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, जिस रेट को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि जो एक्सचेंज रेट वगैरह होता है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, उसके मेथड की बात करते हैं। अगर मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा मेथड की बात करें तो क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। देन दूसरी बात करते हैं तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और थर्ड की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? अंडर दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि अगर हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड करता कौन है? डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि इसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर हमारी सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है। यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम
क्या होता है, जिसमें एक्सचेंज रेट हमारा कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करती है या फिर हमारी सेंट्रल अथॉरिटी करती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इसमें हमारा क्या रहता है, एक्सचेंज रेट क्या रहता है, स्टेबल रहता है समटाइम्स। यहाँ पे एक्सचेंज वो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या रहता है, समटाइम स्टेबल रहता है, एक जैसा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट मीन्स इट डज नॉट इफेक्ट बाई डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कोई मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट यही बोला गया है कि यहाँ पे कौन डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी करती है। यहाँ पे हमारा डिमांड और सप्लाई से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मतलब डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम पड़ी तो हम लोग एक्सचेंज रेट महंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डिसाइड करता कौन है, गवर्नमेंट करती है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी करती है। और गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी जब रेट डिसाइड करती है तो वो क्या रहता है, कुछ समय के लिए स्टेबल रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज रेट कैसे हमारा सेट किया जाता है, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट फॉलो करके दिया था। यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड नहीं करती है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, रेट डिसाइड नहीं करती। यहाँ पे रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, हमारा डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट से किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लीन फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसका मतलब क्लासिफिकेशन किया गया क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर हम लोग बात करते हैं क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो यहाँ और डिमांड और सप्लाई क्या होता है, उसका यूज करके क्या होता है, हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। यानी कि एक्सचेंज रेट हमारा डिसाइड कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज करके। मगर डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को। यानी डिमांड और सप्लाई हमारा क्या डिसाइड करता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम को, मतलब एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता है। मगर बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई, यहाँ पे मतलब आरबीआई का क्या रहता है, इंटरफेरेंस रहता है। एग्रीगेटिंग मेथड दोनों सेम ही है लगभग। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट किसके थ्रू डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है। और हमारा डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमारा डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को, बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। यहाँ पे थोड़ा सा आरबीआई का क्या होता है, इंटरवेंशन होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन फॉरेन करेंसी बढ़ गई, यानी हमारी फॉरेन करेंसी की क्या होती है, डिमांड बढ़ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई हमारी, तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब डिमांड हमारी एक्सेस होगी तो सप्लाई तो हमारी कम पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, जैसे क्या है, डिमांड हमारी बढ़ गई तो सप्लाई कम हो गई। तो जैसे आपको पता है, जब डिमांड हमारी एक्सेस हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है। जब यहाँ हमारा शॉर्टेज हो जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा गुड्स होता है वो क्या होता है, मतलब कि कम पड़ जाता है, शॉर्टेज पड़ जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ जो गुड्स हमारा उस टाइम रहता है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा महंगा करते हैं। तो यानी इस कंडीशन क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी महंगी हो जाती है चीजें। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होती है, हाई हो जाती है, तो हमारा रेट भी क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई क्या होती है, कम पड़ जाती है। डिमांड जब हाई हो गया तो यहाँ पे सप्लाई कम पड़ गई। सप्लाई कम पड़ गई तो यहाँ के बीच में क्या हो गया, कि करेंसी का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज पड़ गई। तो इसका रेट भी क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। जब रेट हाई हो जाएगा तो हमारी होम करेंसी की कहीं ना कहीं वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कॉन्सेप्ट समझ आ रही है बात यहाँ पे? और ये बात करते हैं कि हमारी इससे क्या डिमांड बढ़ती कैसे है, फॉरेन करेंसी डिमांड बढ़ती कैसे है। तो जो हम लोग गुड्स इंपोर्ट वगैरह कराते हैं, जब हम लोग इंपोर्ट कराते हैं तभी तो हमको उनसे गुड्स को एक्सचेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। तो ऐसा होता है कि फॉरेन करेंसी की अब डिमांड क्या होगी हमारे पास, बढ़ गई अचानक से ना। फॉरेन करेंसी डिमांड बढ़ गई तो रेट भी इसकी क्या होगी, बढ़ गई। जब रेट बढ़ गई तो हमारी जो होम करेंसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक पॉइंट है। तो गवर्नमेंट देखिए इंटरवेंशन क्या करती है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो आरबीआई का दो रोल प्ले होता है। जैसे कि आरबीआई क्या होती है, एज अ सेलर भी काम करती है और एज अ बायर भी। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई क्या करती है, एज अ सेलर भी वर्क कर रही है और एज अ बायर भी वर्क कर रही है। अब ये सेलर कब करती है, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है हमारा, ये हाई हो जाता है। जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हाई होता है तो आरबीआई क्या करती है, वहां पे सेल करके
वहां पे क्या करती है, सेल करके क्या करती है, डिमांड को, पेन चूज कर लूँ मैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये आरबीआई क्या करती है, ये सेलर इसलिए बनती है ताकि जो डिमांड जो बढ़ी हुई है, तो यहाँ क्या करती है, वहां पे सप्लायर बन जाती है, सप्लायर बन जाती है। तो वहां पे क्या करती है, ये सप्लाई करके ये कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई को क्या करती है, बराबर करती है, बराबर करने की कोशिश करती है। इसलिए क्या करती है, वो सेलर बन जाती है। मगर जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा डिक्रीज होता है, तब ये क्या बनती है, बायर बनती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आरबीआई सेलर कब बनती है, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हाई हो जाता है। अब बायर कब बनती है, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, कम हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि बायर कब बनती है, तो डिमांड क्या होती है, कम होती है फॉरेन एक्सचेंज की। और सेलर कब बनता है, जब हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बढ़ जाता है। आर गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि आपने देखा, हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, कि यहाँ पर रेट डिसाइड करता कौन है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी करती है। जब गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी रेट डिसाइड करती है, तो वो सम टाइम के लिए क्या रहता है, स्टेबल रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि डज नॉट अफेक्ट बाय डिमांड और सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मगर हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करता कौन है, डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट से किया जाता है। अब इसके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये दो क्लासिफिकेशन है। एक है क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है हमारा डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ही क्या करता है, फ्रीली डिसाइड करता है हमारे एक्सचेंज रेट को। मगर डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट सिस्टम को, मतलब एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई, वो सेम है हमारा। बट यहाँ पे इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई होता है। अब इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई का क्या रोल है यहाँ पे, आरबीआई सेलर बनता है और बायर बनता है। आरबीआई सेलर कब बनता है, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्या होता है, हाई हो जाता है। और बायर कब बनता है, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है, लो हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग थर्ड पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर रेट डिटरमाइंड बाई फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे भी रेट कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर रेट डिसाइड कौन करता है, डिटरमाइन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको हम लोग, ये कहीं ना कहीं हमारा किसकी तरह है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह ही ये भी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दोस्तों, हम लोग ने आज क्या पढ़ा है, अभी इस कॉन्सेप्ट में हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा है। और ये तीनों किसका मेथड है, ये हमारा मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि अगर कोई पूछेगा कि मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, या एग्जाम में पूछ सकता है, ये एग्जाम में आता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, तीन होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो हम लोग अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसके टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, एक हमारा होता है ब्रिटन वुड सिस्टम होता है। अगर हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड सिंपल सिर्फ इतना बोला गया है कि जैसे कि हमको कंपेयर कराना है किस कंट्री की करेंसी क्या है, उससे ज्यादा वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस कंट्री के पास क्या है, गोल्ड का ज्यादा रिजर्व है, जिस कंट्री के पास हमारे गोल्ड का ज्यादा रिजर्व है, वो कंट्री की करेंसी जो होगी, उसकी होम करेंसी होगी, वो हमारी अदर कंट्री की होम करेंसी से क्या होगी, उसकी वैल्यू हाई होगी। और ब्रिटेन वुड सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिस कंट्री के पास, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कंट्री, चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं कंट्री की, जिस कंट्री के पास ज्यादा डॉलर है, जिस कंट्री के पास ज्यादा डॉलर, जैसे इंडिया और चाइना, तो यानी कि इंडिया के पास क्या है, ज्यादा डॉलर है, चाइना के पास कम है, तो इंडिया की जो रुपीस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चाइना के करेंसी से ज्यादा होगी। तो यानी यहाँ पे हम लोग किसको बेस मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूएस डॉलर क्या कर रहे हैं, बेस मान चल रहे हैं, यानी जिस कंट्री के पास यूएस डॉलर ज्यादा है उसकी करेंसी क्या है, ज्यादा हाई है।
इसमें हम लोग ये बात करते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग क्या बात करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग ये बात करते हैं जिस कंट्री के पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड ज्यादा है, उस कंट्री की करेंसी क्या है, हाई है। सो दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।